प्यारे बच्चों, मैथ की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। जो पहला टॉपिक था उसमें था परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। आज हम पढ़ेंगे वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग, ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग। जो चीज़ बढ़ रही है और जो चीज़ घट रही है, इन फलन को हम पढ़ेंगे। ये नंबर आपको ऊपर दिया गया है। कोई भी आपकी क्वेरी है इस नंबर पे आप कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें परिभाषा नंबर जो एक आपको दी गई है, इससे सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि वास्तविक फलन f के प्रांत मैंने डोमेन में i एक अंतराल है, एक इंटरवल है, तब f अंतराल i में वर्धमान होगा यदि x1 छोटा है x2 से। अब इसको ग्राफ के माध्यम से समझना शुरू कीजिए आप कि x1 x2 से छोटा है और जो फलन के जो मान आपके पास हैं f of x1 f of x2, ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ये f of x1 है और ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ये f of x2 है, क्योंकि ये y इक्वल टू fx का हमारे पास ग्राफ है। तो अगर f of x1, कंडीशन क्या दी गई है आपको, f of x1 छोटा है या बराबर है किसके, f of x2 से। सेकंड में कंडीशन आपको दी गई है वर्धमान के लिए कि यहाँ पे अगर x1 x2 से छोटा है, ये सेम है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो कंडीशन लगी है ये तो यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे लेस देन का साइन है। तो ये जो ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया है, इसमें ये सेकंड वाला दिखाया है। सेकंड वाली जो कंडीशन है उसका ये ग्राफ है। अब जो फर्स्ट वाली है उसका ग्राफ भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जब फर्स्ट वाली का ग्राफ बनाएंगे हम वर्धमान वाला, तो ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा और कहीं पे कांस्टेंट होगा, फिर ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो x1 और x2 है, ये दोनों वैल्यू जो आपके पास आएंगी f of x1 f of x2, ये दोनों समान भी हो सकती है। अगर आपने x2 यहाँ पे लिया तो फिर f of x1 f of x2, ये f of x1 छोटा होगा किससे, x2 से, क्योंकि x1 x2 इस पूरे डोमेन के अंदर, इस अंतराल के अंदर जहाँ पे डिफाइंड है a से b के बीच में, जहाँ पे डिफाइन है, ये इसकी डोमेन है। जो x के मान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। प्रांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। फलन के अंदर दो ही चीज होती हैं आपके पास स्टार्टिंग में, डोमेन और कोडोमेन, फिर आती है उसके बाद रेंज। तो ये प्रांत है जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है, वो ये लाइन है a से लेके b तक की। यहाँ भी हम इसको a से लेके b तक डिफाइन कर सकते हैं, पहले वाले चित्र में a से लेके b तक। ये वो इंटरवल है जिसमें हमारा फलन परिभाषित है। तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है, ऊपर ध्यान दीजिए आप कि ये जो f of x1 की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू है, यानी कि fx1 fx2, यहाँ ये छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक बात सच होगी। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको कहा गया है कि f of x1 छोटा है f of x2 से। तो इसके लिए जो वर्ड लगा है वो है निरंतर मैंने लगातार वर्धमान है, यानी कि वो कहीं भी स्थिर नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे ये वर्ड है वो आपका वर्धमान। तो स्टार्टिंग में ये थ्योरी आपको पढ़ना आवश्यक है। ऐसे ही बिल्कुल थर्ड और फोर्थ में यहाँ ह्रासमान आएगा, यहाँ पे निरंतर ह्रासमान आएगा। यहाँ पे इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे चेंज हो रही है कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है और यहाँ पे ग्रेटर देन है। तो ठीक जो ग्राफ हमारे पास बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे। यहाँ पे तो आपका बनेगा फोर्थ वाला, ये वाला ग्राफ बनेगा कि f of x1 f of x2, x1 x2 से छोटा है, तो ये जो वैल्यूज हैं f of x1 की, ये बड़ी होगी किससे, f of x2 से। तो जो ह्रासमान है उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग, घटता हुआ, और ये वर्धमान है इसको हम बोलते हैं बढ़ता हुआ। ये हमारा जो फलन है ये आपका बढ़ता हुआ है। जो थर्ड केस है, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा आपका ग्राफ ऐसे आएगा, कहीं बीच में कांस्टेंट होगा, फिर आपका, तो सीधी बात ये हुई कि यहाँ पे x1 x2 की बात, x1 x2 आप ये ले सकते हैं, फिर x2 आप ये ले सकते हैं, यानी कि f of x1 जो डेफिनेशन में आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए, f of x1 यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ये जो वैल्यू आपके पास आएगी चित्र में देखिए, ये आपकी इस वैल्यू से बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। अगर ये इससे बड़ी ही है फोर्थ में, तो फिर कंडीशन हमारे पास पहले वाली जो फिगर हमने बनाई है यहाँ,
मैंने स्टार लगा दिया है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इस वैल्यू से बड़ी आएगी जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है। इस तरीके से आप फंक्शन की स्टडी कर सकते हैं। तो 4 वर्ड आपने पढ़े जो आपके पेपर में आएंगे, वर्धमान, फिर निरंतर वर्धमान, फिर ह्रासमान और फिर निरंतर ह्रासमान। चारों में एक ही कंडीशन लेंगे, x1 x2 से छोटा है, चारों सेम है। फिर यहाँ पे कंडीशन बदलनी शुरू होंगी। चारों कंडीशन मैंने आपको समझा दी है, तो अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए। बेसिकली ये जो सब आपने पढ़ा है अभी, ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है। ये ऊपर जो हमने पढ़ी है ये बाय डेफिनेशन है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अब आगे इसके बाद प्रमेय नंबर 1 की आपको स्टडी करनी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि f एक अंतराल क्लोज्ड इंटरवल a b पर सतत है और विवृत अंतराल, विवृत मैंने होता है खुला हुआ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन इंटरवल, और ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे ये अवकलनीय है, क्योंकि कॉर्नर जो पॉइंट होते हैं, जो हमारे किनारे होते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट के, वहाँ पे अवकलनीयता नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती। जैसा आपका इंटरवल ए बी ए है जहाँ पे फलन डिफाइन है, तो इन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे टेंजेंट जो होंगी वो अनंत हो जाएंगी। इसलिए आप जब अवकलनीयता की बात करते हैं तो ओपन इंटरवल आ जाता है, विवृत अंतराल आ जाता है। तब क्लोज्ड इंटरवल ए बी में f निरंतर वर्धमान है यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। निरंतर ह्रासमान है, तो यहाँ पे जो कंडीशन आपको दी गई है निरंतर की दी गई है, तो निरंतर को जो इंग्लिश में आप बोलेंगे वो बोलेंगे स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली एक तो आपके पास इंक्रीजिंग आएगा, यानी कि बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान, और फिर आपका डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब आपका क्या हुआ, ह्रासमान। तो देखिए जो फिगर हमने बनाई थी, जब ग्राफ हमारा बढ़ता जा रहा था तो हम कोई भी टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट यहाँ से आपके पास न्यूनकोण बनाएगी, एक्यूट एंगल बनाएगी। तो जो हमारे पास प्रवणता आएगी जिसको हम f' बोलते हैं या हम उसको dy/dx बोलते हैं, ये आपके पास क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि tan थीटा में जब थीटा हमारा न्यूनकोण होता है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है पहले क्वाड्रेंट में, इस वजह से। ठीक इसी तरीके से निरंतर, यहाँ पे निरंतर ह्रासमान के लिए आपके पास कंडीशन इससे अपोजिट हो जाएगी, dy/dx का मान लेस देन 0 होगा, क्योंकि निरंतर ह्रासमान में जब आप टेंजेंट बनाएंगे तो ये जो एंगल है ये आपके पास अधिक कोण आएगा, यानी कि ऑब्ट्यूज आएगा। और यहाँ पे tan थीटा के मान क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं, तो यहाँ लेस देन और यहाँ पे करते हैं। तो ये जो टेक्निक है, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, इसको आप नोट डाउन कीजिए। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है क्वेश्चंस को करने में। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ाई है आपको, डेफिनेशन, एक तो मैंने ऊपर आपको पढ़ाई थी अभी, ये डेफिनेशन परिभाषा नंबर 1, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। उसके बाद प्रमेय नंबर आपके पास 1 आ गई। इन दोनों का यूज करके हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब उदाहरण नंबर 7 देखिए, इसमें दिखाना है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x - 3 पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। लेकिन निरंतर वर्धमान फलन आपको दिखाना है, तो इसको आप y मान सकते हैं, y = 7x - 3। अब जो मेथड अभी मैंने आपको बताया था प्रमेय वाला, f' आप निकालेंगे तो 7 आएगा, 7 × 1 - के 0 बराबर 7, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो हम लिख देंगे अतः फलन R पर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर पर, पूरी रियल लाइन पर एक निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इंग्लिश में आपको बोलेंगे इसको स्ट्रिक्टली, इंक्रीजिंग, और फलन को बोलते हैं फंक्शन। छोटे छोटी टर्मिनोलॉजी ये आपको याद होनी चाहिए। आगे की क्लासेस में जब आप जाएंगे तो सारा जो मैथमेटिक्स है वो इंग्लिश में है, तो ये बातें आप यहीं से याद करनी शुरू कर दीजिए। तो ये आपका प्रमेय नंबर, जो मैंने आपको प्रमेय पढ़ाई थी, उस प्रमेय का
उस प्रमेय के थ्रू हमने इसको यूज किया है। अब जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी बाय डेफिनेशन, तो यहाँ पे आप क्या लेके चलेंगे, माना x1, x2 आपकी जो एग्जाम्पल है उसमें इसी प्रकार से हल किया गया है। आपको R में से लेने हैं, किस प्रकार से कि x1 छोटा है x2 से। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप 3 घटा दीजिए दोनों तरफ से, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, f ऑफ x1 छोटा आया किससे, f ऑफ x2 से। तो यही डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी किसकी, निरंतर वर्धमान फलन की परिभाषा क्या पढ़ाई थी। अगर x1 x2 से छोटा है और f ऑफ x1 छोटा आ जाए f ऑफ x2 से, यानी कि ग्राफ हमारे पास किस प्रकार से बन रहा है कि अगर x1 x2 से छोटा है, चित्र से आप जल्दी समझ जाएंगे। तो f ऑफ x1 ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी f ऑफ x1 छोटा आएगा f ऑफ x2 से। तो ये वह निरंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए उदाहरण नंबर जो आप 8 पढ़ रहे हैं, ये आपका महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस उदाहरण के अंदर, ये उदाहरण आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। हमें दिखाना है कि प्रदत्त फलन जो हमारे पास है एफ एक्स बराबर x³ माइनस 3x² प्लस का 4x सभी x बिलोंग्स टू R के लिए ये निरंतर वर्धमान फलन है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास आपको दिखाना होगा निरंतर वर्धमान है तो हम फलन का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3x² माइनस का 6x, जो बाय डेफिनेशन वाली प्रॉपर्टी है वो छोटे क्वेश्चन पे काम करती है, जो अभी हमने परिभाषा से भी कराया था और आपको डेरिवेटिव से भी कराया था। तो हम जनरली इसको किससे करते हैं, डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। प्लस का आपका 4 हो गया। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब आप देखते हैं कि हमें f डैश x को देखना है कि ये ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है, इन दोनों को बनाना है। तो इसमें आप क्या कीजिए, x² माइनस का 2x, यहाँ से आपने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ +1 -1 कर लीजिए और प्लस का 4 अलग रहने दीजिए। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि x -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 1 आ जाएगा। ये क्वांटिटी प्लस का 1 आ गई, तो ये हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। ये 1 में कुछ ना कुछ हमारे पास ऐड हो रहा है, तो ये वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास किससे बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी, और 1 हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है। तो ये 1 या 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि ये किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है रियल नंबर का वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ी आएगी, लेकिन 1 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। यही इसके अंदर खास बात है जिसको हमने इम्पोर्टेंट कहा था। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो f डैश x आपके पास क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। अतः फलन सभी x बिलोंग्स टू R पर, और यहाँ वर्ड आप लिखेंगे निरंतर वर्धमान है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि निरंतर वर्धमान दिखाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें प्रयोग करनी पड़ती हैं, क्या क्या एप्लीकेशन इस पर लगानी पड़ती है। उदाहरण नंबर 9 की स्टडी कीजिए। देखिए यहाँ हम आपको उदाहरण बिना सॉल्यूशन के पढ़ा रहे हैं, जिससे आप उदाहरण को देखकर ये समझ जाए कि कंसेप्ट सीखने के बाद उसका एप्लीकेशन, जैसे हमने कोई मशीन चलाने सीखी है तो मशीन चलाने के संबंध में किताब तो पढ़ ली, लेकिन उसका एप्लीकेशन किस प्रकार से होगा ये चीज़ आपको सीखनी है। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर cos x 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। तो 0 से पाई में आपको बताना है कि निरंतर ह्रासमान है, सिद्ध करना है। और पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान है, और 0 से 2 पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुए हैं, यहाँ पे निरंतर की बात कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे 2 में, और इसमें केवल वर्धमान और ह्रासमान की बात कर रहा है। तो 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। तो यहाँ पे आप f डैश x निकालिए। f डैश x में cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x हो गया,
अब आपको पता है पहला जो पार्ट है इसका कि जब x बिलोंग कर रहा है जिसका किससे 0 to पाई के बीच में, तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास साइन x क्या होता है, साइन x क्या होता है आपका 0 से बड़ा। 11th क्लास में आपने नियम पढ़ा होगा ASTC वाला, उसी के हिसाब से अब यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी बदल जाती है। तो इससे हमारा f डैश x क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से पाई पर f निरंतर क्या है, वर्तमान है। तो लेस देन 0 है तो ह्रासमान है। इसी प्रकार से अब बी पार्ट करेंगे। अब यहाँ से जब x बिलोंग करेगा पाई से 2 पाई के बीच में, तो ये जो साइन x हमने निकाला था, यहाँ पे जो डेरिवेटिव में साइन x है, इसको देखिए कि तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में साइन x क्या होता है, 0 से छोटा होता है। यहाँ पे पॉजिटिव होता है और बाकी दोनों में निगेटिव होता है। ASTC से माइनस की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। माइनस 0 को 0 लिखा जाता है, तो यहाँ से f डैश x आपके पास क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ये सभी x के लिए f हमारे पास क्या है, f निरंतर क्या है आपका, वर्तमान। तो दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चन आपका 4 से 6 नंबर में आता है एग्जामिनेशन के अंदर। सी पार्ट आपको क्या कह रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में। अब देखिए दो खंड हैं इसके। पहला पार्ट 0 से पाई के बीच में, ये फंक्शन f निरंतर ह्रासमान है, यही लिखना पड़ेगा। और वह पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई में f निरंतर वर्तमान है। लेकिन इसने क्या पूछा है, 0 से 2 पाई के बीच में, तो कंडीशन एक ही होनी चाहिए, या तो वो आपका ह्रासमान होना चाहिए या फिर वर्तमान होना चाहिए। इसलिए ये चीज़ लिखी जाएगी। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि 0 से 2 पाई के बीच में फलन न तो वर्तमान है और न ही ह्रासमान है। तो तीनों खंड आपके कंप्लीट हुए। ये अच्छा क्वेश्चन था सीखने के हिसाब से, क्योंकि जहाँ पे कोस और साइन आने शुरू हो जाएंगे वहाँ पे थोड़ी सी आपको, जो मैंने आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज बताई है, चित्र पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे A, यहाँ पे S, यहाँ पे T और यहाँ पे C, यहाँ ऑल, यहाँ पे साइन कोसेक, यहाँ पे टेन कोट और यहाँ पे कोस और सेक, ये सब पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। यहाँ केवल साइन x का यूज हो रहा है, तो साइन यहाँ पे दोनों में क्या रहेगा, पॉजिटिव, और यहाँ तीसरे और चौथे में क्या रहेगा, निगेटिव। इसी से ही हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिया। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 10 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 10। वह अंतराल ज्ञात कीजिए। आपकी बुक में या एक्सरसाइज में दो प्रकार के क्वेश्चन हैं। या तो आपको वो अंतराल खुद देगा, या क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें कि फलन हमारा निरंतर वर्तमान है। तो देखिए निरंतर वर्तमान के लिए हमें f डैश x को क्या रखना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा। तो f डैश x निकालेंगे 2x - 4 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। तो हमारा अंतराल कौन सा आएगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेके अनंत तक। तो ये वह अंतराल है जिसमें फंक्शन हमारा क्या है, फलन क्या है, निरंतर वर्तमान है। अब निरंतर ह्रासमान के लिए ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, f डैश x लेस देन 0, तो 2x - 4 लेस देन 0, तो x लेस देन 0 आएगा। सॉरी x लेस देन 2 लिख सकते हैं इसको, सॉरी 0 2 लिख दिया मैंने। x लेस देन कितना आएगा, 2 आएगा। तो x बिलोंग करेगा किसको, -∞ से 2 तक। तो यहाँ पे दो इंटरवल ब्रेक हुए हैं, एक आपका 2 से अनंत तक और एक 2 से माइनस के अनंत तक। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका निरंतर वर्तमान है और यहाँ पे आपका क्या है, ह्रासमान है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चन में केवल आपको फर्स्ट डेरिवेटिव, जिन क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि अंतराल ज्ञात कीजिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 और फर्स्ट डेरिवेटिव को लेस देन 0, इसको हल करेंगे। ये 11वीं क्लास में आपने रेखीय असमीका पढ़ी होगी। अगर आपको टच में नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करने ईजी हो जाएंगे। मेन बात मैंने बता दी है, निगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इनइक्वलिटी का, असमीका का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। लेस देन का ग्रेटर देन बन जाता है, ग्रेटर देन का लेस देन बन जाता है।
ये उदाहरण भी इसी प्रकार का है। वे अंतराल ज्ञात करने हैं, तो वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर ये। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपका बनेगा वो क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको देख लेते हैं। तो निरंतर वर्धमान के लिए कंडीशन क्या होती है कि f' आपका greater than 0 हो। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालिए f(x) का, तो 12x² आएगा, फिर 12x आएगा माइनस के 72, आपका greater than 0 आएगा। अब यहाँ से 12 का कॉमन ले लीजिए, x² माइनस x माइनस का 6 greater than 0। फिर आप इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर इसके x माइनस 3 और x प्लस 2 आएंगे। वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं 11वीं के 10वीं के मेथड से, मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब नंबर लाइन पर हम क्या बनाएंगे, इसको 0 करेंगे, x माइनस 3 को 0 करने से x बराबर 3 आएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको 0 करेंगे -2 आएगा। जो भी x के मान आएंगे 0 करने के बाद वो यहाँ लिखेंगे, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। अब आपके पास अगर greater than 0 है, तो 11वीं क्लास में आपको सिखाया गया था कि अगर ये greater than 0 आएगा तो यहाँ से बाहर की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। 2 और 3 के बीच की वैल्यू आपको नहीं लेनी है। तो आंसर कैसे लिखा जाएगा, x बिलोंग करेगा माइनस के इन्फिनिटी से लेके माइनस के 2 तक, फिर यूनियन लगेगा इसमें 3 से लेके इन्फिनिटी तक। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार ऑप्शन में ऐसे लिखा होता है कि r में से आप -2 से 3 का क्लोज इंटरवल घटा दीजिए। इनको हटाने से हमारे पास ओपन इंटरवल बचेंगे, एक तो ये वाला बचेगा और एक ये वाला बचेगा। तो आपकी बुक में जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, वो इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद ये तो हमारे पास क्या हुआ, ए पार्ट। अब बात आती है किसकी, बी पार्ट की। तो ठीक इसका उल्टा बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, f' को लेस देन 0 करेंगे, फिर ये प्रोसीजर करेंगे। ये लास्ट लाइन में लिख देता हूँ यहाँ पे, x माइनस 3 और x प्लस 2 आपका लेस देन 0 आएगा। फिर नंबर लाइन मैंने बनाई रखी है, इसमें यहाँ ध्यान दीजिए कि ये वैल्यू 2 से -2 से 3 के बीच में आएगी। तो x बिलोंग करेगा -2 से 3 के बीच में। तो यह वो अंतराल है, आंसर जो हमारे पास होगा -2 से लेकर 3 का ओपन इंटरवल, यह वह अंतराल है जिसमें फलन हमारा निरंतर ह्रासमान है। तो ये हमारा बी ऑप्शन हो गया। तो इस तरह के 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। एक में वो आपको अंतराल खुद देगा, वो कहेगा कि दिखाइए कि इस अंतराल में फलन हमारा वर्धमान है या ह्रासमान है। फिर आपके दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पूरी प्रश्नावली में 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, वे अंतराल ज्ञात कीजिए। तो इनमें हम f' greater than 0, f' less than 0 अपनी तरफ से लेके चलेंगे। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये दिखाना पड़ता था कि f' less than 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। तो दोनों को सोल्व करने में मूलभूत अंतर है। अब आपका उदाहरण नंबर 12 की तरफ चलते हैं। वह अंतराल ज्ञात कीजिए। वह अंतराल हमें निकालना है जिसमें कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर sin 3x वर्धमान है और ह्रासमान है। तो देखिए, इसको सोल्व करने में थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी। सबसे पहले आप f' फाइंड आउट कर लीजिए। तो sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा। तो इस 3 से तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हमें ये देखना है। दूसरा हमें ये देखना है कि हमारा x कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो आपका x 0 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे जब आप 3x रखेंगे तो 3x बिलोंग करेगा आपका 0 से 3π/2 के बीच में। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए, ए ऑप्शन में हमें वर्धमान के लिए काम करना है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप 3x को अल्फा मान लीजिए। माना अल्फा इक्वल टू 3x, तब यहाँ पे क्या इम्प्लाइज होगा कि आपका अल्फा बिलोंग करेगा 0 से लेके 3π/2 के बीच में। अब यहाँ पे जो आपका f' है उसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे अभी 3 cos अल्फा मान लेते हैं। वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सीधा cos x वाले कंसेप्ट पे काम करना आता है, इस वजह से। तो यहाँ पे आपका cos अल्फा आपका पॉजिटिव कब होगा, greater than 0 कब होगा, जब आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेंट पे ध्यान दीजिए, अगर अल्फा एंगल हमारा 0 से
3π/2 के बीच में है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ASTC के हिसाब से हमारा जो कोस अल्फा है वो केवल यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए आपके पास f' बड़ा होगा 0 से, यानी कि कोस अल्फा बड़ा होगा 0 से। इसके लिए अल्फा को बिलोंग कराना पड़ेगा आपको कहाँ पे, 0 से π/2 के बीच में। और अल्फा मैंने किसको माना था, 3x को माना था। तो 3x बिलोंग्स टू 0 to π/2 और x को बिलोंग कराएंगे, 3 से भाग करेंगे, 0 से π/6। तो आप चेक कर लेंगे, आपका आंसर ये आएगा कि यहाँ पे तो हमारा फलन क्या है, वर्धमान है। और बाकी जो हिस्सा इसका बचेगा π/6 से लेके, और x बिलोंग करेगा आपका π/6 से लेके, और आपका कहाँ तक गया है, π/2 तक जब आप निकालेंगे, क्योंकि पूरा इंटरवल 0 से लेके कहाँ तक लाई कर रहा है, ये 0 से π/6 आ गया। तो फाइनली x हमारा कहाँ तक जाएगा, ये हमारा x है। इस चीज़ पे ध्यान देंगे, यहाँ मैंने इसलिए अल्फ़ा के ऊपर वर्किंग कराई है आपको। अल्फ़ा 0 से 90 के बीच में होगा। फिर आप अल्फ़ा को दिखाएंगे कि ये आपका π/2 से 3π/2 के बीच में होगा। तो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बी ऑप्शन के लिए आपके पास कोस अल्फ़ा <0 होगा। तो आपका अल्फ़ा बिलोंग करेगा किसको, π/2 से लेके 3π/2 के बीच में होगा। अल्फ़ा हमारा 3x है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, और x बिलोंग करेगा π/6 से लेके और π/2। जब हम 3 से इसको भाग कर देंगे तो वही उत्तर आया जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था। उसकी प्रोसेसिंग भी मैंने आपको बता दी। तो ये जिन क्वेश्चंस में sin x आएगा और जिनमें कि x के अंदर 3 का 4 का 2 का मल्टीपल होगा, तो ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके 3 नंबर में आते हैं। उदाहरण नंबर 13 देखिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें कि f(x) बराबर sin x प्लस cos x और 0 से 2π एंगल आपको दिया है। ये निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट उदाहरण है। देखिए किस तरीके से हल करेंगे। जब आपको f(x) दिया जाएगा इक्वल टू sin x प्लस cos x, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि इसमें जो x का गुणांक है और y के गुणांक है, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। उसकी वजह ये है कि इसको हमें क्या बनाना है, साइन और कोस के अंदर 2 एंगल है हमारे पास, सॉरी 1 एंगल है जिसके लिए वैल्यू बराबर होती है। कोस 45 और साइन 45 सेम होता है 1/√2, इसलिए हमने यहाँ पे 1 है, ये 1 है, तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये बराबर √2 आएगा। तो ये कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का है, यहाँ पे यूज हो रहा है तो डायरेक्ट आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा sin x और ये आपका बन गया कोस π/4 प्लस फिर बनेगा कोस x और इंटू में लिखेंगे sin π/4। तो बराबर आ गया √2 और ये आ गया आपका sin x प्लस π/4। तो ऐसा करने से हमारा जो फंक्शन था वो थोड़ा आसान रूप में आ गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि ये हमारा फलन है, ये जो f(x) हमें दिया गया है ये हमारा फलन इस प्रकार से आ गया। अब हमें निरंतर वर्धमान निकालना है। तो निरंतर वर्धमान के लिए थोड़ी लैंग्वेज भी आप लिखा करें। निरंतर वर्धमान के लिए हमारे पास f(x) क्या आना चाहिए, > 0 आना चाहिए। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल देते हैं। अगर आप यहाँ पे इस फंक्शन का ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आप इस फलन का सीधे भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाता है। दोनों तरीके हैं, आप किसी प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ फंक्शन को हल करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है, इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो √2 साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया, कोस x प्लस π/4, फिर x का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो 0 आएगा, π/4 का सॉरी x का 1 आएगा, π/4 का 0 आएगा, वो > 0। इसको हल करेंगे। अब देखिए कोस के साथ ही हमारे पास एंगल आ रहा है, ये > 0 है, तो
हम इसमें निकालेंगे हमारा x प्लस पाई बाई 4 कहाँ बिलोंग करेगा आपके पास। देखिए ये बिलोंग करेगा आपका x प्लस पाई बाई 4। आप लिखिए इसमें जब 4 क्वाड्रेंट आप हल करते हैं तो पहले और चौथे में ये पहले और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर ये हमारा फलन कैसा होगा, यहाँ पे कोस हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो या तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा ऐसे, या फिर आप लिखेंगे इसमें यूनियन आप लिख लीजिए और फिर आपके पास आएगा 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई बाई। x प्लस पाई बाई 4 का मान यहाँ होना चाहिए। अब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग जो आपके ब्रैकेट है यहाँ से पाई बाई 4 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज होगा आपका कि x बिलोंग करेगा, पाई बाई 4 माइनस करेंगे क्योंकि जो x हमारा है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया था x 0 से 2 पाई के बीच में है, तो वही कंसिडरेशन हमने यहाँ पे किया है। इसमें आप माइनस कीजिए तो 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस के पाई बाई 4 और पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 माइनस करेंगे तो पाई बाई 4 आएगा। फिर यूनियन आप करेंगे, फिर दूसरा जो इंटरवल है 3 पाई बाई 2 में से और आप पाई बाई 4 माइनस करेंगे तो यह आपका 5 पाई बाई 4 आएगा और 2 पाई में से हम पाई बाई 4 माइनस करेंगे तो 7 पाई बाई 4 आएगा। अब यहाँ पे हम इसका ये क्वेश्चन हमारा चल रहा था, यह निरंतर ह्रासमान है, तो ह्रासमान के लिए देखेंगे। निरंतर ह्रासमान के लिए आपके पास कंडीशन क्या आएगी, दूसरा इंटरवल लिखा जाएगा क्योंकि जो x हमारा है वो 0 से आपका 2 पाई के बीच में है। तो जो हमने x निकाला हमारे पास क्या आया था, कोस x प्लस पाई बाई 4, आपके पास अब क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। अब x प्लस पाई बाई 4 आपके पास कहाँ लाई करेगा, ये आपका पाई बाई 2 से बड़ा होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा और यहाँ पे निगेटिव होगा। आपका x प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 से बड़ा होगा और 3 पाई बाई 2 से छोटा होगा। अब यहाँ से पाई बाई 4 माइनस कर लेते हैं तो x बड़ा होगा आपका पाई बाई 4 से और छोटा होगा आपका 3 पाई बाई 2 में से, तो ये आएगा आपका 5 पाई बाई 4। ये इंटरवल आपका आया और एक इंटरवल हमने आपका यहाँ पे निकाला था। अब इस इंटरवल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि जो हमारा x है, क्वेश्चन में जो हमारा x दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि क्वेश्चन में जो हमारा x है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। तो यहाँ पे जो हमारा x का जो आंसर आ रहा है नीचे वो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 थे। ये जो एंगल हमारे पास है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही है। और यहाँ पे चूंकि x हमारा 0 से बड़ा है तो हमें यहाँ पे 0 से पाई बाई 4 लिखना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 4, क्योंकि हमने ये जो उत्तर निकाला है वो x प्लस पाई बाई 4 के हिसाब से निकाला है। तो 0 से पाई बाई 4 और यूनियन आपके पास बनेगा 5 पाई बाई 4 7 पाई बाई 4, ये बन गया आपका। सेकंड मैंने यहाँ निकाला पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, तो ये आपके उत्तर हो गए। तो ये क्वेश्चन आपका कंसेप्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो 4 नंबर में एग्जाम में आता है। तो अब इसमें हम एक्सरसाइज आपकी 6.2 इसको हल करेंगे। अब इसके जो क्वेश्चन है मैं आपको एक बार शो कर रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन हैं। सभी में आपका निरंतर वर्धमान ह्रासमान ये सब क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इंटरवल आपको दिया गया है, कहीं कहीं आपकी बुक की प्रिंटिंग में ये अपॉन नहीं है, पाई बाई 2 इसको लिख लेंगे। कुछ क्वेश्चन छोटे हैं, कुछ क्वेश्चन बड़े हैं, कुछ में आपको इंटरवल निकालना है, कुछ में इंटरवल आपको दिया गया है, कुछ में न्यूनतम मान पूछा गया है। तो अब आपके माइंड में ये चीज़ कंफर्म हो गई होगी। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है बुक के अंदर, तो अपॉन लिख लेंगे। ये कह रहा है कि फलन log sin x इस इंटरवल में सिद्ध करना है।
तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको देखेंगे कि इस इंटरवल के अंदर वो पॉजिटिव है या नहीं है। इसमें आपको अंतराल नहीं निकालना, इन सभी में अंतराल दिया गया है। ये आपके क्वेश्चन थे। अब इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि वह अंतराल निकालिए। ये है क्वेश्चन नंबर 6। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें कि फलन हमारा निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है। तो आपके यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो दो ही प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो स्टार्टिंग की जो क्वेश्चन है टाइप 1 के क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके हैं उसमें इंटरवल दिया हुआ है, आपको दिखाना है। तो आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आपके हैं, ये जो मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, इन क्वेश्चन को अपना हल कीजिए। जो आज का लेक्चर हमने आपको समझाया है उसमें आपको उदाहरण सभी प्रकार के करा दिए हैं। अब क्वेश्चन पे आप अपने माइंड से वर्क कीजिए, जिससे आपको कंसेप्ट यूज करना आ जाए। उसके बाद फिर हम इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको बाद में प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का पता लग जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से हल करने हैं। फिर आप हमारे वाले सॉल्यूशन से जो आपने अपना सॉल्यूशन बनाया है उसको आप मैच कर लीजिए कि कहाँ गलत हुई है, कहाँ इसमें गलत हुआ है, कहाँ हमें सही करना है। कोई अगर आपका डाउट है तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको दिया गया है इस पर आप अपनी क्वेरी दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपका सोल्व आउट नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करके वहाँ पे भेज दिया जाता है। आपकी जो भी क्वेरी है वो इस नंबर पर रिमूव हो जाती है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।